updations. Firstly, I would like to thank CA Hitesh Goel sir for this wonderful initiative to keep his fellow professionals updated on the latest issues and developments. I welcome all the esteemed members who have taken out their valuable time and joined us today on today's webinar. I also welcome CA Prahlad Hathwal, who has graciously joined us to share his insights on the topic capital gains under new income tax bill 2025. Before inviting our esteemed guest for his deliberations, I would like to give a brief introduction about him. CA Prahlad Hathwal. He is a dedicated tax researcher with a strong focus on income tax and GST laws. With extensive experience in legal analysis, policy interpretation, and financial compliance, he is passionate about exploring the evolving landscape of taxation laws. Dynamic and goal oriented with approximate 11 years of experience in the field of statutory audit, internal audit, bank audits, and many more. He specializes in evolving disputes with tax authorities. Please, sir, proceed with your deliberations and enlighten us all with your insights. Over to Thank you, you. sir. Thank you, CA Ishita Bansal. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good evening to all. Before going to start this webinar, I welcome all respected members in this webinar today. And I would like to thank to CA Hitesh Goel ji to give this wonderful opportunity to deliberate on topic capital gain under new income tax bill. एक्चुअली ये जो कैपिटल गेन का जो टॉपिक है ना, ये स्टार्टिंग से हॉट टॉपिक रहा है हमारे इनकम टैक्स का। उसके कई रीजंस हैं। तो अभी क्या मुझे अपनी पीपीटी शेयर करनी पड़ेगी पहले आपके साथ? यस। ओ ठीक ठीक सर। शेयरिंग इज नॉट टर्न, शेयरिंग टर्न ऑन नहीं आ रहा सर। जस्ट अ मिनट। प्रहलाद जी, मैं अब आपको शेयरिंग की ऑप्शन आ गई होगी। मैं ना एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप खुद को अनम्यूट कर लेना। ओ ठीक ठीक। आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल, बट आपकी ना स्क्रीन विजिबल है, पीपीटी नॉट विजिबल। आपकी स्क्रीन पे जो 7 फाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स, वो विजिबल हैं। पीपीटी स्टिल नॉट विजिबल। मैं चेक करूँ। गिव मी। ये पीपीटी का मुझे भी समझ नहीं आ रहा सर। आपके पास पीपीटी ओपन हो गई? मेरे पास तो ओपन है सर। आप ऐसे करें ना, इन द मीन टाइम डेलीगेशन शुरू कर लें, पीपीटी मेरे को मेल कर दीजिए, मैं अपनी तरफ से ओपन कर दूंगा। ठीक है सर। मैं ना पीपीटी तो अभी साथ में मेल करूं? अभी मैं तो कहता हूं पीपीटी के बिना भी चल जाएगा, क्योंकि वहां पर जस्ट सेक्शन लिखे हुए हैं
नहीं कोई बात नहीं, आप ना फिर भी पीपीटी ठीक रहती है। मैं आपको ना अपनी ईमेल आईडी वो कर दी, चैट बॉक्स में लिख दी, आप उस पे मुझे मेल कर दो, साथ में इधर टेलीविजन स्टार रखिए। ठीक सर। हाँ जी। मेल कर दी सर मैंने। राइट, आप इतने स्टार्ट करिए ना। तो मैं डेलीब्रेशन स्टार्ट करूँ अभी? हाँ जी, हाँ जी। तो सर अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो पहले हम देखेंगे कि कैपिटल गेन कब होता है। तो उसके लिए आप सभी को मालूम है, यहाँ सीनियर्स मेंबर बैठे हैं, तो आपको पता है कि कैपिटल एसेट होनी चाहिए। तो जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और जो न्यू बिल आया है 2025, इसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। कुछ चेंजेस है, जैसे गोल्ड बॉन्ड की जो स्कीम्स होती थी जो कि हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती है, जो अभी ऑपरेशन में नहीं है, जो स्कीम्स जिनकी अभी वैल्यू नहीं है, तो उनके निकालकर 2015 जो स्कीम है गोल्ड बॉन्ड की, वहाँ लिख दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है। और एक जो मैं बात करना चाहूंगा यूलिप के ऊपर करना चाहूंगा, क्योंकि यूलिप एक ऐसा टॉपिक रहा है कि उसको कैपिटल एसेट माने कैसे। अभी भी फाइनेंस एक्ट 2025 इसके थ्रू इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो जब ये यूलिप का टॉपिक आया से हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ये आया था फाइनेंस एक्ट 2021 के, जब फाइनेंस एक्ट आया उसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, इंसर्ट किया गया। तो इस क्लोज में लिखा गया था कि यूलिप टू विच एग्जम्पशन क्लोज डी सेक्शन 10 नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइजो फोर्थ एंड फिफ्थ देयर ऑफ। तो प्रोवाइजो फोर्थ एंड फिफ्थ क्या कहती है? फोर्थ कहती थी कि अगर कोई यूलिप एक 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुई है, और उसका अगर प्रीमियम, अगर हमारे पास एक पॉलिसी है किसी भी साल में हम 2.5 लाख से ऊपर दे देंगे, तो ये कैपिटल एसेट हो जाएगी, और इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 112A के अंदर लगेगा, जो टैक्स लगेगा। तो उसके बाद जो प्रोवाइजो फिफ्थ कहती है वो कहती है अगर आपके पास मान लीजिए 3-4 पॉलिसीज हैं, तो आपको 2.5 लाख की फिगर देखनी कहते हैं एग्जम्पशन लेने के लिए। तो उसमें बताया गया है कि मान लीजिए आपके पास 3 पॉलिसीज है, जैसे एक पॉलिसी 1 लाख की है, एक पॉलिसी 1,40,000 की है, एक पॉलिसी आपके पास 3 लाख की है। तो जो 1 लाख की पॉलिसी है और 1,40,000 की पॉलिसी है, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हम प्रीमियम दे रहे हैं 1 लाख और 1,40,000 का, ये 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। और जो जो तीसरी पॉलिसी है 3 लाख वाली, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अभी जो अमेंडमेंट हुई उन्होंने क्या किया, जो लाइन है ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइजो फोर्थ एंड फिफ्थ को खत्म कर दिया। अभी जो इंटरप्रिटेशन निकल के आई कि अगर आपके ऊपर क्लोज डी सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आपको जो यूलिप की पॉलिसी है इसको कैपिटल एसेट मानना पड़ेगा। तो सर अभी आप देखिए, अगर आप क्लोज डी में जाते हो तो वहां पर सरकार देख कहना चाहती थी कि आपको जो 10% और 15% वाली जो एक कंडीशन होती है, जो जो फाइनेंशियल, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए होती है, साथ में उसको भी देखना है कि अगर सम इंश्योर्ड से 10% से ज्यादा ना हो, और 15% वहां हम लेते हैं सम इंश्योर्ड का जहाँ कुछ डिसीज वगैरह होती है, जो सेक्शन 80 CCD करके उसमें आती है, जो डेफिनेशन डिसीज की दी हुई है। तो साथ में वो 2.5 लाख की फिगर देखना चाहते हैं। तभी हुआ क्या, जब फ्रांस जो न्यू बिल आया 2025, उसमें जो सेक्शन 10 है उसको शिफ्ट कर दिया शेड्यूल में। जो सेक्शन 10 थी इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसको शेड्यूल में शिफ्ट कर दिया गया। अभी जब हम शेड्यूल 2 में चले जाएंगे, तो वहां पर सीरियल नंबर 2 में जाते हैं, तो वहां पर हमें देखनी पड़ती है कंडीशन। लेकिन उससे पहले हम जो नए बिल में
नए बिल में जो डेफिनेशन है वहां जाएंगे, वहां लिखा हुआ है यूलिप के बारे में, एनी यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 February 2021 टू विच एग्जाम्पशन अंडर शेड्यूल 2 डज नॉट अप्लाई। तो पहले जो 1961 है वहां पर पहले जो डेफिनेशन में डेट नहीं लिखी हुई है, जो डेफिनेशन है उसके नीचे जो क्लोज क्लोज की सब क्लोज हम जिसे बोलते हैं डेफिनेशन में, वहां डेट वह 1 February 2021 नहीं लिखा, वो क्लोज सेक्शन 10D में लिखा हुआ है। जो क्लोज 10D है सेक्शन 10, मैं गलत बोल गया, क्लोज 10D है सेक्शन 10, वहां लिखा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो क्लोज 22 है न्यू बिल में, वहां पर इन्होंने लिख दिया। तो वहां पर कंफ्यूजन ये है कि अभी ये माने कि अगर कोई पॉलिसी, जो कंडीशन क्या बनेगी, अगर कोई पॉलिसी 1 February 2021 के बाद इशू होती है, तब हम शेड्यूल 2 देखेंगे, जो उसका सीरियल नंबर 2 देखेंगे, क्या वहां पर इसको कहीं एग्जम्पशन मिल जाए। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर सर इन्होंने लिखा है 15% फॉर स्पेशल पॉलिसीज, 10% फॉर अदर पॉलिसीज। स्पेशल पॉलिसीज वही होती है जहां कोई आपको सीवियर डिसीज है या कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जहां पर आपको एक्स्ट्रा एग्जम्पशन मिलती है, डिडक्शन मिलती है। तो साथ में इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन को इंक्रीज कर दिया, इनहांस कर दिया, वो कैसे किया, इन्होंने अभी पहले जो 2.5 लाख का था और 2.5 लाख की जो 4th और 5th प्रोवाइजो थी, वहां पर कुछ रिलैक्सेशन थी। अगर 3-4 पॉलिसीज हैं तो वहां पर जिसकी वैल्यू जो हम प्रीमियम देते थे 2.5 लाख से ऊपर, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था कैपिटल गेन, नीचे वाले के ऊपर नहीं देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को इनहांस कर दिया, वो ऐसे कर दिया इन्होंने, साथ में एंड लिख के बता दिया, एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम for all such policies in all of the tax year during the term of all such policies is, तो यहां पर लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख था। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पशन आपको तब मिलेगी जब आप जो पेमेंट दे रहे हो पॉलिसी की ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी, या तो वो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड हो प्लस जो फिगर निकल के आए वो 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तब आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताई 1 लाख, 1,40,000 और 3 लाख वाली, तो वहां पर क्या था 1 लाख और 1,40,000 जो पॉलिसी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, वहां का हमें एग्जम्पशन मिल जाती है 1961 में, लेकिन 2025 में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जितना भी प्रीमियम आपने दिया है वो 2.5 लाख से ऊपर हो जाएगा तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और यूलिप के डेफिनेशन में आ जाएगा और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा सर ये है, यहाँ पर जो इन्होंने डेफिनेशन में लिखा क्लोज बाई, जो क्लोज 22 है उसकी सब सब क्लोज सी है, वहां उन्होंने लिखा कि ऐसी यूलिप पॉलिसी लेंगे जो ऑन और आफ्टर 1 February इशूड है। तो इट मीन जो 1 February से पहले जो है, क्या उसको हम यूलिप की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। फिर अगर इसकी टैक्सेशन कैसे करेंगे, तो क्या इसकी टैक्सेशन नॉर्मल देखा जाएगा जो 10% है, 15% ऑफ सम इंश्योर्ड पॉलिसी का अगर साल में दे देते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें दो तरह के ट्रेड्स है, जैसे एक ट्रेड इसमें सेविंग का भी है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का भी है। तो यहाँ पर एक मुझे जो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगा कि ये या तो ड्राफ्टिंग एरर हो सकती है, या कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले वाली पॉलिसीज को हम कहीं ना कहीं राहत दे देंगे। तो दूसरा हम देखें, अगर इससे पहले जो पॉलिसी इशू होगी उसकी टैक्सेशन करेंगे कैसे, ये भी एक मेन पॉइंट है, उसकी टैक्सेशन कैसे करेंगे। अगर कैपिटल गेन में नहीं होगी तो अदर सोर्स में होगी। तो अदर सोर्स की अगर हम डेफिनेशन जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि अगर हमें कुछ ऐसी पॉलिसी के ऊपर अगर टैक्स लगाना हो, तो वहां पर लिखा हुआ है उन्होंने अदर देन यूलिप। तो ये दो तरह की एम्बिग्यूटी है, जो पहले मुझे लगता है कि 1961 में जब फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट हुई तो वहां पर ये एम्बिग्यूटी थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अब जो 2025 बिल है वहां पर ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है, जो यूलिप की बात करें। उसके बाद सर यूलिप में कैपिटल गेन की जो ऐसे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है, यहाँ तक ही हम बात करेंगे इसके ऊपर, जो यूलिप की मेन थी। दूसरा ये है सर कि जो ट्रांसफर होता है, एक कैपिटल एसेट होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन एज इट इज 2025 में है। तो वो क्या रहती है कि ट्रांसफर, हम ऐसा नहीं देखते कि अगर हमने किसी चीज को सेल किया है तभी कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं, हम देख हम ये सर, अब हम देखते हैं कि अगर ट्रांसफर वर्ड है उसको डिफाइन किया गया है, तो वहां पर बताया गया है कि ट्रांसफर में एक्सचेंज भी आता है, ट्रांसफर में कन्वर्जन भी आता है, ट्रांसफर में सेल भी आती है।
तो ऐसी कुछ कंडीशंस वहां दी गई है जो 1961 में है, वही जो इनकम टैक्स बिल 2025 है उसमें रहने वाली है। उसके बाद सर आपको मालूम है, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि जो टर्म है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इसकी वजह से कितनी कंफ्यूजन होती थी। हम किसी से पूछते थे कि आपने कौन सी रिटर्न भरी है, तो वो तो लेमैन है, वो तो बताएगा जो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग लिखा होता था। या कभी कभी क्या होता था कि जब हम ऑफिस में बात करते हैं या कुछ करते हैं, वहां पर भी सर कंफ्यूजन आ जाती थी, तो पूछते थे कि भाई रेफरेंस ईयर प्रीवियस ईयर की बात हो रही है कि असेसमेंट ईयर की बात हो रही है। तो ये कंफ्यूजन अब खत्म हो गई है, इसका जो एक टर्म बन के आई है वो आ गया टैक्स ईयर निकल कर आया है। तो उसके बाद हम सर आगे चलते हैं। आगे हम डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में कुछ कुछ एसेट्स हैं जहां पर हम 24 मंथ देखेंगे, अगर 24 मंथ तक होल्ड करके रखेंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में आएगा। और कुछ कुछ सिक्योरिटीज है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है, कुछ जीरो रेटेड बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड है जहां पर हम 12 मंथ देखते हैं, 12 मंथ तक होल्ड करके रखेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में आएगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी उससे होने वाला जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अदर देन जो कुछ भी होगा उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सर हम जाते हैं कि सेक्शंस में जो कैपिटल गेन होता है 1961 में जो स्टार्ट होता है वहां पर है सेक्शन 45, और न्यू बिल में जो सेक्शन है 67। तो कैपिटल गेन लगता कैसे कैसे है, कौन कौन सी सिचुएशंस पर लगता है? तो सर एक तो सिचुएशन अभी बनी हुई है, जो मॉक ड्रिल चल रहे हैं वो सिचुएशन है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पहले तो हम बात करेंगे कैपिटल गेन होता है कि जब हम किसी प्रीवियस ईयर में किसी एसेट को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ट्रांसफर वर्ड यूज होता है, सेल वर्ड नहीं है, एक तो ये बात है, ट्रांसफर कर देंगे तो अब हम किसी तरह की एग्जम्पशंस नहीं लेते। जो 54 है, 54B है, 54D है, 54EC है, 54F है, 54G है, 54GA है, किसी तरह की अगर हम एग्जम्पशन नहीं लेते तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्सेशन पार्ट की जो टैक्सेशन की जो सेक्शन है उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। और दूसरा है सर, जो नई बात मैंने मैंने भी अभी जो इसकी तैयारी की जो पढ़ने को मिली कि अगर देश में वॉर की सिचुएशन है, अगर अर्थक्वेक आ गया, अगर आपके यहाँ पर किसी तरह की कन्वर्शन ऑफ जो नेचर हो जाए, किसी तरह भी मिस हैपनिंग हो जाए जो आउट ऑफ कंट्रोल है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिले, आपकी एसेट है जो कैपिटल एसेट है वो डिस्ट्रक्शन होगी, वो खत्म होगी, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिले, तो इस सिचुएशन में भी कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है सर। इस सिचुएशन में भी आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे? जिस दिन आपको वो एसेट मिली इंश्योरेंस कंपनी से, प्लस आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलती है, टोटल मिलाकर उसे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। उसके बाद सर यूलिप की जो टैक्सेशन है उसकी बात कर लेते हैं। यूलिप की पहले हमने डेफिनेशन की बात की। यूलिप पे हम जितना हम प्रीमियम देते हैं प्लस जो हमें मिलता है बोनस इंक्लूड करके, उसमें से प्रीमियम लेस करके जो अमाउंट आती है, इसका टैक्स एज इट इज लगता है। जैसे वो अभी चेंज हुआ है टैक्सेशन पार्ट में, 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है जो सेक्शन 112A है, और उसके बाद जो टैक्स लगेगा वो 12.5% लगेगा सर। उसके बाद सर अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट पड़ी है, मान लीजिए आपका कोई धंधा है, आपका कोई बिजनेस है, आपने एक कैपिटल एसेट भी रखी है, उस तरह का आप काम भी करते हो, लेकिन आपको लगा कि भाई अभी जल्दी जल्दी में स्टॉक कहाँ मंगवाएंगे, इसको ही बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आपको लगा कि आप बिल्डर हो, आपने 2-3 फ्लैट अपने लिए रख लिए, ये अच्छी लोकेशन पर है कुछ है, लेकिन समय पर पता लगा कि आपको तो इसका अच्छा रेट मिल रहा है, तो आपने लगा कि दूसरे वाले बनाने, दूसरा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या कुछ है जो अभी अवेलेबल नहीं है, इसको ही बेच डालते हैं। तो आप अगर इसको जो स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन है सर। वो कैसे लगेगा सर? जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन होगी वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, लेकिन लगेगा उस साल में लगेगा जिस साल इस एसेट को हम ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि सेल कर देंगे, एज ए स्टॉक के रूप में इसको सेल कर देंगे, उस साल लगेगा। उसके बाद सर सिक्योरिटीज की जो टैक्सेशन है उसमें क्या दिक्कत रहती है, लोग शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर कैलकुलेशन की थोड़ी दिक्कत रहती है, कैलकुलेशन करे कैसे? तो वहां पर सेक्शन क्लियर कट बता रहा है, जो सेक्शन 45 में भी है, सेक्शन 67 में भी है, कि जो सिक्योरिटी की कैलकुलेशन हम फीफो मेथड के अकॉर्डिंग कर रही है, जो कॉस्ट एक्विजिशन निकालेंगे फीफो मेथड के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी हम फीफो मेथड के अकॉर्डिंग निकालेंगे सर। उसके बाद सर क्या होता है, कभी कभी एओपी है, बीओआई है और फर्म्स है, फर्म में पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। अगर जैसे मान लीजिए मैं मेंबर भी हो सकता हूँ,
मेंबर इन द केस हूँगा अगर एओपी है और बीओआई है। मैं पार्टनर हूँगा या मैनेजिंग पार्टनर होऊंगा पार्टनरशिप फर्म होगी, मैनेजिंग पार्टनर हूँगा तो एलएलपी होगी। अगर उस केस में मैं कुछ भी कैपिटल एसेट को अपनी एओपी बीओआई या फर्म में इंट्रोड्यूस करता हूँ तो उस केस में भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा सर। तो उस केस में जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, जो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में, वहां पर जो अमाउंट डाली जाएगी उसे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। उसके बाद सर एक कंपलसरी एक्विजिशन भी होता है। जब कंपलसरी एक्विजिशन होता है उसमें भी कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। बस कंडीशन ये होती है कि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड ना हो, क्योंकि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं होता और उसकी डेफिनेशन अलग से कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है उसमें दी हुई है, वो एज इट इज है। 1961 में भी वही थी और जो हमारा अभी न्यू बिल है 2025 उसमें भी वही है। उसके बाद सर क्या होता है, कभी कभी जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है सर, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में सर क्या होता है कि एक पर्सन है, उनके पास जमीन है, उसके पास स्ट्रक्चर है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है डेवलप करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो किसी बिल्डर साहब को पकड़ते हैं या बिल्डर साहब उनको अप्रोच करते हैं कि सर भाई देख, तू ये बिल्डिंग मुझे दे दे, मैं तुझे इसके इन इन एक्सचेंज ऑफ या इन ल्यू ऑफ मैं तुझे क्या करूंगा, 2 फ्लैट दे दूंगा और इतनी अमाउंट दे दूंगा। तो बंदा देखता है कि इतनी पड़ी है जमीन, करनी क्या है, कुछ करते नहीं है, इसको दे देता है, डेवलप करके बेचेगा, मुझे 2 फ्लैट मिल जाएंगे और पैसा मिल जाएगा। तो इस केस में सर क्या है, जो पैसा मिलेगा और जो फ्लैट मिलेंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसका हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसीडर करेंगे। बस दिक्कत यह है कि फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेनी है। फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे जब हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो वहां की उस स्टेट की जो अथॉरिटी होगी जो इस चीज को देखेगी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी, वो पार्शियल भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है। और दूसरा सर इसके में जो अनोमली है वो कंटिन्यू है। वो कैसे कंटिन्यू है सर, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है आपको कैश चेक ड्राफ्ट कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जो सेक्शन 269 वो कहती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप 20,000 या उससे ज्यादा कोई भी कैश ले नहीं सकते। तो सर ये कैश वर्ड यहां से खत्म हो जाना चाहिए था 2025 में, क्योंकि 1961 में चलो चल रहा है, रिकमेंडेशंस गई होंगी, मुझे मालूम है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे फ्रेटर्निटी मेंबर है, वो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को अच्छी सुजेशंस देते हैं, लेकिन जो कैश वर्ड है यहीं पर है। तो कैश वर्ड यहाँ से खत्म हो जाता, पता चलता कि अगर हमें जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन कंसीडर करना है वहां पर या तो चेक दिया जाएगा वो भी अकाउंट पे, या ड्राफ्ट दिया जाएगा। क्योंकि अब अगर कैश ले लोगे तो सेक्शन 269 लग जाएगा और उसके बाद 271 की आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। तो ये तो सर सिचुएशंस हैं 45 और 45 जो सेक्शन है 1961 में, और 67 सेक्शन है नंबर है 2025 जो न्यू बिल है। उसके बाद सर हम बात करेंगे कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिक्विडेशन। सर लिक्विडेशन में क्या होता है, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर होता है, इसके ऊपर कंपनी टैक्स कैपिटल गेन किसी तरह का नहीं देती। तो शेयर होल्डर को जो एसेट्स मिलेगी, जो अमाउंट मिलेगी, उसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसीडर करेंगे और अकॉर्डिंगली हम जो उन्होंने शेयर खरीदे होंगे उसको देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए हम कैपिटल गेन टैक्स निकालेंगे। ये सेक्शन है 46 नंबर सेक्शन है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है। और जो 68 नंबर सेक्शन है वो है न्यू बिल इनकम टैक्स 2025 में। एज इट इज है सर, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद सर हम जाते हैं जो बाय बैक ऑफ शेयर है। ये एक अच्छा लोगों के पास क्योंकि मैंने भी सुना है सर, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस जो इस लेवल की है, मेरा इंटरेस्ट है इनकम टैक्स में, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो न्यू बिल आया इसमें से जो आउटडेटेड जो भी आउटडेटेड था, जो सेक्शन है प्रोवाइजो है, उसको निकाल दिया गया, बाकी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया गया। इट मीन्स जो लिटिगेशन पहले चल रही थी वो अभी भी चलने वाली है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उनको कंसीडर नहीं किया गया, मतलब उनके ऊपर फोकस रख के सेक्शन को इस तरह से मॉडिफाइड नहीं किया गया, इस तरह से ड्राफ्ट नहीं किया गया कि उसमें लिटिगेशंस पहले वाली तो कम से कम हो जाए या बंद हो जाए, रिड्यूस हो जाए, लेकिन वो एज इट इज चलने वाली है। तो बाय बैक का तो यही कहते थे सर, जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया था, नंबर 2 आया था, तो उसमें यह था कि उन्होंने कहा था 1 अक्टूबर 2024 के बाद इसकी टैक्सेशन अलग तरीके से होगी। पहले इसकी टैक्सेशन होती थी, बायबैक होता था, टैक्स दिया जाता था, तो ये कैपिटल गेन के अंदर आता था।
लेकिन आज की डेट में क्या है कि इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा सर, इसको हम डिविडेंड मानेंगे इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। और इसकी जो टैक्सेशन है किस हेड में होगी, इसकी जो टैक्सेशन सर होने वाली है वो होगी अदर सोर्सेज में। तो ये एक कहीं ना कहीं कंपनी से पैसा निकालने का एक अच्छा थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग वाला भी एक मैटर था कि हम पैसा निकाल लेते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो एज इट इज ये सर, एज इट इज ये जो न्यू बिल है उसकी सेक्शन 69 है, वहां पर ये सेक्शन है। पहले जो सेक्शन 46 ए है, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे हम कैपिटल लॉस मानेंगे, और उसे जो हमारा कैपिटल लॉस वाला चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, या फिर जो हमारा न्यू बिल है 2025, तो उसकी जो प्रोविजंस है लगेगी और इसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद एक सेक्शन है सर 47 जो 1961 में है, और 70 सेक्शन है 2025 में। ये कहती है कि अगर कैपिटल गेन है, ट्रांसफर आपने कर भी दिया, तो भी उसको ट्रांसफर हम नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कुछ भी गिफ्ट में मिल जाए, कुछ भी विल में मिल जाए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, इंडिविजुअल के केस में मेनली, तो सर इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, आपको कुछ भी गिफ्ट दे देते हैं, कुछ देते हैं, इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होगी। और दूसरा क्या था कि अगर एचयूएफ है उसका पार्शियल या फुली जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कैपिटल एसेट्स का, डिसॉल्व हो रही है या डिसॉल्व नहीं हो रही है, उसका फुली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको एचयूएफ के केस में उनके मेंबर्स को, तो वहां पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। उसके अलावा सर यहाँ पर ना जो सेक्शन 47 है इसमें कुछ सेक्शंस है, कुछ सब क्लोज, कुछ क्लोजिंग है, उसको निकाल दिया गया। वो निकाला इसलिए गया क्योंकि जो हमारे जो एक्सचेंज है, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, वो पहले एओपी और बीओआई के रूप में काम करते थे 1992 सेबी एक्ट आने से पहले। तो जब 1992 सेबी एक्ट आया तो वहां पर इसका डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब अभी जो कॉर्पोरेट फॉर्म में है, तो 1992 जो सेबी एक्ट है उसके अंदर जो प्रोविजंस है वैसे काम करते हैं, और कंपनी एक्ट की कुछ प्रोविजंस वहां लगती हैं, सिकरा है उसकी प्रोविजंस लगती हैं। तो डीम्यूचुअलाइजेशन की अभी मेंबर और स्टॉक एक्सचेंज की जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हम बोलेंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज है सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन दोनों में डिफरेंस रखा गया कि मेंबर की जो आइडेंटिटी है वो अलग है, और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी आइडेंटिटी अलग है। तो अभी तो चल ही रहा है, तो ये आउटडेटेड थी। तो ऐसी जो क्लोजेज है इनको निकाल दिया गया है। 2 मिनट सर। उसके बाद सर हम बात करेंगे आगे, ऐसे ही जो जैसे आप मान लीजिए हम 47 की बात कर रहे हैं कि जो एक सब्सिडरी कंपनी है वो अपनी होली ओन्ड पेरेंट कंपनी को कैपिटल एसेट दे देती है, तो उस केस में भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। ऐसे ही सब्सिडरी दे देती है होल्डिंग को, होल्डिंग सब्सिडरी को दे देती है जो कैपिटल एसेट, जो होली ओन सब्सिडरी हो, तो उस केस में कैपिटल गेन टैक्स नहीं है क्योंकि ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। तो ऐसी कुछ लिस्ट दी हुई है, कंप्लीट लिस्ट है। अमलगामेशन होते हैं वहां पर एसेट ट्रांसफर होती हैं, तो कुछ कंडीशंस भी देते हैं कि कितने साल के लिए इन कंडीशन को आगे कंटिन्यू रखना है, तब आपको यहाँ पर जो ये एग्जम्पशन मिल जाएगी, कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सर एक सेक्शन है 47 है जो इसके साथ है। 47 ए कहते हैं कि हम सर कुछ कंडीशंस लगाएंगे, हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे कि अगर 47 ए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर एक सब्सिडरी है वो अपनी होली ओन्ड पेरेंट कंपनी को कैपिटल एसेट दे रही है, तो उसमें बताया गया है कि जो उसकी कंडीशंस है वो 8 साल एज इट इज रहनी चाहिए। ऐसे ही पेरेंट कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को दे रही है, तो उसमें ऐसे ही होना चाहिए, जो कंडीशन है वो 8 साल रहनी चाहिए। मतलब एक पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है, या तो सब्सिडरी उसको दे पेरेंट को, या पेरेंट वाला सब्सिडरी को दे, तो कंडीशन को 8 साल कंटिन्यू करना है, तब आपको ये जो एग्जम्पशन है, जो टैक्स से राहत है, जो रिलीफ है, ये मिल पाएगी कैपिटल गेन टैक्स से, अदरवाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद सर हम मोड ऑफ कंपुटेशन में आ जाते हैं। आप सभी को मालूम है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होती है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि जो सेक्शन 48 है वो 72 है, 72 न्यू इनकम टैक्स बिल में है, जो 48 है वो 1961 में है। तो 48 में फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे, उसके खर्चे जो होंगे ट्रांसफर करने के, एक्सपेंडिचर जो होली एक्सक्लूसिवली होंगे, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम ये लेंगे, ये डिडक्ट कर देंगे और कैपिटल गेन टैक्स निकालेंगे।
इससे पहले सर हम सेक्शन 47A के ऊपर भी बात कर रहे थे। इससे पहले वाली जो सेक्शन है जो कि 47A 1961 में है, और 71 सेक्शन है जो इनकम टैक्स न्यू बिल 2025 में है। इसमें एक सब सेक्शन 2 है, इसको मिट कर दिया गया है। सब सेक्शन 2 थी, इसको मिट कर दिया गया, ये बताना रह गया था। तो 48 में सर मोड ऑफ कंप्यूटेशन बताए गए हैं। इसमें एक तो नॉर्मल हम जो कैलकुलेशन करते हैं कि सेल की खर्चे देखे, इंप्रूवमेंट लेस की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस की, हम कैपिटल गेन टैक्स निकाल लेते हैं सर। वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर, अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन द एसेट्स की कितना टाइम हमने होल्ड किया है। उसके बाद सर यूनिट्स की भी बात होती है कि अगर यूटीआई के यूनिट से कोई इनकम आती है तो उसमें भी बताया गया है कि ये जो एग्जम्प्ट होगा इसको हम लेस कर देंगे। तो उसका भी सेक्शन 48 में बताया गया है उसके बारे में, जो 72 है न्यू बिल में। उसके अलावा नो रेजिडेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है आपको ही मालूम है कि नो रेजिडेंट को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है फॉरेन करेंसी में, उसके बाद रिकन्वर्ट करना पड़ता है उनको हमारे इंडिया रुपीस में। कंडीशन ये होती है कि इसके ऊपर सेक्शन 112A एप्लीकेबल ना हो। उसके बाद हम सर सेक्शन की बात करेंगे 49 जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और 73 जो सेक्शन है वो न्यू बिल 2025 में है। इसमें बताया गया कॉस्ट विद रेफरेंस टू सर्टेन मोड ऑफ एक्विजिशन। इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल एसेट हमें प्रीवियस ओनर से मिलती है तो हम कॉस्ट क्या मानेंगे, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है वही कॉस्ट होगी। उस केस में क्या होगा, प्रीवियस ओनर हम कब मानेंगे, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पिताजी एक प्लॉट मेरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो उस केस में मैंने तो कुछ खर्चा नहीं किया, जो मेरे पिताजी ने खर्चा किया वो प्रीवियस ओनर है, और उन्होंने जो खर्चा किया, जो कॉस्ट उन्होंने उस प्लॉट को लगाने के लिए ली, तो उस कॉस्ट को मैं अपनी कॉस्ट मानूंगा। तो इसमें सर एक सेक्शन है, सब सेक्शन है 2AB, उसको ओमिट कर दिया गया है। उसका रीजन क्या है, एक सेक्शन है 115WC जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, यह रिडंट सी सर सेक्शन, इसका भी यूज नहीं था, तो इसका जो लिंक था सेक्शन सब सेक्शन 2AB के साथ था, तो इसको खत्म कर दिया गया है। और एक सब सेक्शन है इसमें 49 में, 49 की बात कर रहा हूँ, और ये खत्म होके सेक्शन को मिट होने के बाद इसको रीड्राफ्ट करके 73 में इसको अच्छे से दिखाया गया है। एक सेक्शन सब सेक्शन है 6, इसको मिट इसलिए किया गया, कोई आंध्र प्रदेश का एक कानून था, उसके तहत अगर आप कुछ ट्रांसफर करते वो एग्जम्प्ट था और वो इंडिविजुअल आरएचएफ के केस में था, तो अब वो कानून भी ऑपरेशन में नहीं है, तो वो वहां से खत्म हुआ, जो कि क्लोज 37A ऑफ सेक्शन 10 थी, उसमें आता था, तो उसको खत्म कर दिया गया, जिसके रिगार्डिंग जो सेक्शन का लिंक था सब सेक्शन 6 का, इसको भी ओमिट कर दिया गया। तो सर एक बात और, जो न्यू इनकम टैक्स बिल आया है इसमें कोई भी प्रोवाइजो नहीं है, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें जो रीड्राफ्ट किया गया है पॉइंट वाइज किया गया है, अच्छे से किया गया है, और इसमें सब कुछ सब सेक्शंस है, सब सेक्शन, इसमें प्रोवाइजो इस तरीके का कुछ नहीं है। और एक बात और है, इसमें नोट विद स्टैंडिंग जो वर्ड है उसको भी यूज नहीं किया गया, उसकी जगह जो वर्ड यूज किया गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड यूज किया गया है, जहां पर हमें ओवरराइड इफेक्ट डालना हो वहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड है। उसके बाद सर एक सेक्शन है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन, इसमें क्या होता है सर, सेक्शन 50 है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 50 है। 74 में जो सेक्शन है वो है इनकम टैक्स बिल 2025 में, सेक्शन नंबर है 74। सर ये कहता है कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगी तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल गेन होने वाला है वो शॉर्ट टर्म नेचर का होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उसको होल्ड कब तक किया है। तो सर इसमें क्या हुआ, इसमें जो दिक्कत आई सबसे बड़ी, तो इसमें आप जब 74 सेक्शन निकालोगे न्यू बिल में, तो वहां पर इन्होंने ना पहला जो पैरा है वहां लिखा है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, 3, 4, जो 4 नंबर सेक्शन है, जो 4 नंबर सब सेक्शन है उसमें वो है ही नहीं। मतलब ये क्लैरिकल मिस्टेक कह सकते हैं इसको, अभी ड्राफ्टिंग मिस्टेक कह सकते हैं, अब तो बिल है, अब तो रिव्यू में गया है, अभी तो लोग देख रहे हैं, कमेटीज बन रही हैं, तो ये एक तरह की अकॉर्डिंग टू मी एक ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो सकती है। दूसरा सर क्या है, इसके ना सब सेक्शन 2 और 3 में आप आइए, 3 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, लेकिन जो सब सेक्शन 2 है ना वहां पर इन्होंने लिखा नहीं हुआ कि इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, वहां लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, जो आगे लिखा हुआ है जो गेन आएगा उसे कैपिटल गेन कहा है, उसके पहले शॉर्ट वर्ड नहीं लगाया।
तो सर एक गुवाहाटी हाई कोर्ट का केस लो है, वो केस लो है CIT वर्सेस असम पेट्रोलियम लिमिटेड। वो सर क्या कहता है, वो कहता उसमें सर उन्होंने एक बहुत बड़ी जजमेंट है, उसमें से जो सेक्शन 50 के लिए रेलिवेंट है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 50 है ये नहीं कहती कि इसको हम लॉन्ग टर्म कहें या शॉर्ट टर्म कहें, उन्होंने कुछ अलग ही जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट टर्म कहें या लॉन्ग टर्म कहें ये नहीं बताती, ये कैलकुलेशन बताती है कि अगर ब्लॉक खत्म हो गया, अमाउंट आपके पास एक्सेस में आई तो उसको कैपिटल गेन कहेंगे, या ब्लॉक खत्म नहीं हुआ, कुछ एसेट्स आपने बेची उसमें से आपको प्रॉफिट हुआ तो उसको कैपिटल गेन कहेंगे। तो जो सब सेक्शन 3 है वहां तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन जो सब सेक्शन 2 है वहां पर कंफ्यूजन अभी भी एज इट इज कंटिन्यू है, क्योंकि अगर शॉर्ट वर्ड वहां पर लिखा जाएगा तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो एक सेक्शन 50A है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, और एक सेक्शन है 75 जो न्यू इनकम टैक्स बिल में है। ये दोनों सिमिलर सेक्शन हैं सर, जब मैं एक साथ बोलता हूं तो समझ लेना। जो 50 वाली सीरीज चल रही है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, जो 70 वाली सीरीज चल रही है 71 2 3 4 5 करके ऐसे, ये न्यू इनकम टैक्स बिल में है। तो सर इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और ये मैंने देखा है ज्यादा ऑपरेशन में नहीं है, ज्यादा यूज में नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है, तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो सर एक सेक्शन है 50AA जो 1961 में है, एक सेक्शन है 76 स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिवेंचर। तो सर इस केस में क्या होता है कि जो इसमें भी क्या बताया गया था कि जो मार्केट लिंक डिवेंचर हैं जो उनकी हमें कंप्यूटेशन कैसे करनी है उसके ऊपर प्रॉपर पैरा दिया हुआ है इन्होंने मार्केट लिंक डिवेंचर के बारे में। और कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है जो हम परचेज करेंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद, उसके बारे में बताया गया है ऑन और आफ्टर। और एक अनलिस्टेड बॉन्ड है, अनलिस्टेड डिवेंचर है जो हम आफ्टर 23 जुलाई ऑफ जो 2024 के बाद, जो कि फाइनेंस एक्ट 2025 में अमेंडमेंट आई थी, तो इसको कहा गया कि इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड। तो ये सेक्शन भी एज इट इज जो पहले 1961 में थी एज इट इज ही सेक्शन 76 जो न्यू इनकम टैक्स बिल में है। उसके बाद सर एक सेक्शन है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गेन इन केस ऑफ स्लम्प सेल। सर इसके ऊपर तो जो फाइनल के एग्जाम होते हैं एक क्वेश्चन आता ही आता है फाइनल के पेपर्स में। सर स्लम सेल क्या होती है? सर इसमें बताया गया है कि अगर आप एक डिवीजन यूनिट सेल कर देते हो तो उस केस में एक प्रॉपर आपको निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इसमें सर जैसे तो हम देखते हैं कि 12 महीने और 24 मंथ देखते हैं कैपिटल गेन के लिए, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ है 36 मंथ पीरियड अगर तक है तो इसे शॉर्ट टर्म कहेंगे, अदरवाइज इसको लॉन्ग टर्म कहेंगे। एक सेक्शन है सर 50C जो कि लिटिगेशन का मेन विषय है, और इसकी कोरस्पोंडेंट सेक्शन है 78 जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में है। सर अभी इस सेक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? आपको भी पता है कि इसके ऊपर ही लिटिगेशंस होते हैं, नई नई जो नई अमेंडमेंट तरंगी अमेंडमेंट्स आती हैं, हर तरह की हाई कोर्ट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, ITAT, इनकी अपनी अपनी सबकी सोच है, अलग तरह के माइंड लगे हुए हैं। अभी इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं सेक्शन कहती क्या है। ये कहती है कि जो आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो, इसके बीच का डिफरेंस 10% से ज्यादा ना हो। उनका कहना है कि जो प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू है वो लो, अदरवाइज हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो फिर एक एक होता है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट, एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्री। अगर तो सब कुछ डेट ऑफ रजिस्ट्री को हुआ तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्री को लेंगे। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री में अंतर हो, मतलब एग्रीमेंट पहले हुआ और रजिस्ट्री बाद में हो, तो इस केस में क्या होता है कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट होता है तो कुछ पेमेंट जो बंदा सेल करता है उसको मिल जाती है, परचेजर उसको देता है। तो उस केस में उन्होंने कहा है कि हमें अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS और अदर मोड ऑफ बैंकिंग के थ्रू पेमेंट लेनी है। इट मीन्स कि हमें कैश नहीं यूज करना, हमें बेयरर चेक नहीं यूज करना, हमें पक्की एंट्री लेनी है। अगर हम ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट ऐसा कुछ ले लेंगे तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हम ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली लेंगे। तो इस सेक्शन में सर जो मेन इसकी समरी है वो इतनी है।
उसके बाद सर एक सेक्शन है सेक्शन 50CA, उसके कोरस्पॉन्डेंट सेक्शन है 79, जो कि न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में 50CA जो सेक्शन है इनकम टैक्स बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ये सर प्रोविजन कहती है स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर अदर देन कोटेड शेयर। सर अभी अदर देन कोटेड शेयर मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक देखे नहीं है, लेकिन अगर कोटेड शेयर का केस आ जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे? तो सर वो कहते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम कैसे लेंगे, जो हमारी सेक्शन कहती है फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसे लेंगे। उसमें कहा जाता है कि अगर सेल वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से कम हो तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल वैल्यू जो है फुल वैल्यू। हाँ सर, हाँ जी, तो कंटिन्यू थोड़ी प्रहलाद, डिस्टर्बेंस। कंटिन्यू। हाँ हाँ। मैं तो कंपेयर हूँ। सेक्शन, हाँ हाँ, सेक्शन 50CA में मैं कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए अनकोटेड शेयर है, वो सेल हो रहे हैं और उसकी जो अमाउंट आ रही है उसे हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन कहेंगे। मान लीजिए जो अमाउंट सेल करने के बाद मिली हमें वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम हो, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे अपनी मर्जी से। जो उस जो हमने फुल वैल्यू कंसिडरेशन कंसीडर की है वो हम नहीं ले सकते। तो एक सेक्शन है सेक्शन 50D और उसकी कोरस्पोंडेंट सेक्शन है सेक्शन 80। 15D है 1961 में और जो सेक्शन 80 है वह है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में। सर यह सेक्शन कहती है कि अगर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, सर कंडीशंस अभी मेरे माइंड में नहीं है, कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर हमें पता ना चले कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या था, कुछ ऐसा कुछ हो गया, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही हो, तो सर उस केस में हम फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन कंसीडर करेंगे। कब करेंगे? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब जब कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई हो उस दिन की उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसीडर करेंगे। सर एक सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन है 51, और 51 जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 61 में है, और जो सेक्शन 81 है ये न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में है। सर जो कंफ्यूजन कह लो कुछ कह लो, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन सर ऐसे निकलती थी, हम अब तक पढ़ते थे, इंटर में भी पढ़ा था, फाइनल में भी पढ़ा, बाद में काम भी कर रहे हैं। सर ऐसे निकलती थी, अगर आपको 1/4/2014 से पहले कोई अमाउंट मिली और आपने रख ली, फोरफिट कर ली, जैसे मान लीजिए आपका कुछ सेल करने का कुछ सौदा हो जाता है या कुछ हो जाता है, आपकी डील हुई लेकिन वो डील सक्सेसफुल नहीं हुई, किसी कारण से भी हो सकता है, तो आपको जो एडवांस मिला तो उसका आप करोगे क्या? तो 1/4/14 से पहले अगर आपको मिला, बिफोर 1/4/14, तो उसमें कहा जाता था कि इसको हम कॉस्ट से निकाल देंगे। वो कॉस्ट क्या हो सकती है सर? वो कॉस्ट ऑफ एसेट हो सकती है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू हो सकती है, वो फेयर मार्केट वैल्यू हो सकती है। लेकिन 1/4/14 या उसके बाद में, ऑन और आफ्टर 4 अप्रैल 2014 के बाद अगर मिलती है तो उसको हम अदर सोर्स में इनकम कंसीडर करते थे, जब हम उसको फोरफिट कर लेते थे, रिसीव कर लेते थे। तो सर इसमें क्या है कि अगर आप नया बिल देखोगे, पुराने में भी डेट वगैरह नहीं लिखी, जो इंटरप्रिटेशन निकली थी, क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट 2014 के थ्रू इंसर्शन हुई थी प्रोवाइजो, तभी दो सब सेक्शन बन गए हैं। तो यहाँ पर कुछ डेट नहीं लिखी हुई है, मतलब आप मानिए कि अभी 1/4/14 से पहले किसी को अमाउंट मिली है, अभी उसकी रेलिवेंस क्या है, तो इसको क्लियर नहीं लिखा हुआ है, एज इट इज ये कॉपी पेस्ट है न्यू इनकम टैक्स बिल में भी। क्योंकि अभी जो अमाउंट आपको मिलेगी उसको तो आप अदर सोर्स में निकाल, इधर सोर्स में कंसीडर करोगे अगर आप फोरफिट कर लेते हो, तो सेक्शन जो है अदर सोर्स में तो आपको मालूम है होगी होगी, क्योंकि टैक्सेशन करना है, इसका कैलकुलेशन करनी है। लेकिन कैपिटल गेन में भी इस तरह की ड्राफ्टिंग होनी चाहिए थी, क्लियर कर पता चलता है कि आज की डेट में, क्योंकि 1/4/14 तो कब का निकल गया आपको ही मालूम है, कितना समय हो गया, उससे पहले कोई अमाउंट ली होगी तो उसका तो ट्रीटमेंट अभी तक हो गया होगा। तो सर अभी हम आ जाते हैं जो हमें एग्जम्पशंस मिलती हैं कैपिटल गेन चैप्टर के अंतर्गत। इसमें एक एग्जम्पशन है 54, ये हमें कब मिलती है, और कोरस्पोंडेंस सेक्शन है 82 जो न्यू इनकम टैक्स बिल में है। सर ये एग्जम्पशन सिर्फ दो बंदों को मिलती है, दो बंदे में ये दो तरह के सेसी होने चाहिए, या तो इंडिविजुअल होना चाहिए या वो HF होना चाहिए। दूसरा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया जाना चाहिए। फिर ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए। पहले तो ये कंडीशंस है। फिर क्या है, अगर आपके पास कैपिटल गेन आ जाता है, इसको आप
टैक्सेशन से बचाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्ट कहाँ करोगे? रेजिडेंशियल, जो आप जब रेजिडेंशियल जो हाउस बनाओगे, और जो हाउस हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर होता है, जो वर्डिंग है उसकी, तो आप वहां पर अपना टैक्स बचा सकते हो, सेविंग कर सकते हो। एक तरह की टैक्स प्लानिंग है सर ये। लेकिन कब कब करना है? जब आपने ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हुआ, 1 साल पहले अगर आपने कुछ परचेज करके रखा है, तो आपको जितनी अमाउंट है और कैपिटल गेन को देखते हुए जितनी आपने इन्वेस्ट की है, अगर कैपिटल गेन ज़्यादा है इन्वेस्ट अमाउंट से तो उसको लेस कर देंगे। अगर इन्वेस्ट ज़्यादा है, कैपिटल गेन कम है, तो 100% आपका टैक्स फ्री हो जाएगा कैपिटल गेन के, कैपिटल गेन का जो हेड है उसमें। तो सर हुआ क्या, अभी कुछ पिछले 2 सालों में अमेंडमेंट हुई। इन्होंने कहा कि एक हाउस प्रॉपर्टी, एक रेजिडेंशियल हाउस में आप इन्वेस्ट कर लो। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो ये ऑप्शन दी हमें लाइफ में वंस है, मतलब एक साल एक बार ही मिलेगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल गेन है वो 10 लाख से ज्यादा है, या इन्वेस्टमेंट को देखा तो उन्होंने कहा कि जो बेनिफिट है वो 10 करोड़ तक ही मिलेगा। अगर आपका मान लीजिए जो 10 करोड़ से ऊपर कैपिटल गेन है, तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी 10 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो, तो 10 करोड़ तक ही बेनिफिट मिलेगा। उससे ऊपर जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलर प्रोविजन सर सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स बिल 2025 में एज इट इज है। उसके बाद सर एक सेक्शन है, सेक्शन 54B, कोरस्पॉन्डेंस सेक्शन है, सेक्शन 83। सर ये सेक्शन कहती है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस नॉट टू बी चार्ज इन सर्टेन केसेस। पहले मैं क्लियर कर दूं, एग्रीकल्चर पर्पस ये कह रहा है, तो इसमें क्या है कि ये अर्बन एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। रूरल में तो टैक्स लगता नहीं है। वो कंडीशंस होती हैं कि वो आपके टाउन प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें ना आ जाए। फिर वो केस लो चलते रहते हैं कि पहले ये टाउन प्लानिंग में था नहीं था, वो अलग इशू हो जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की। तो ये भी सर किसको मिलती है? अगर मैं वो चालू इंडिविजुअल है, खोलिए ना वो, उस पर जीमेल चालू या कर मेरे लो। पेरेंट्स हैं या एचयूएफ है। यूट्यूब यूट्यूब चालू करो, जो उसमें आवाज। हाँ तो सर राजीव अभी कंटिन्यू। सेक्शन 50, हाँ सेक्शन 54B है सर। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और इंडिविजुअल के पेरेंट्स है। हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं। अर्बन एग्रीकल्चर है, सॉरी रूरल तो टैक्स फ्री है ना, रूरल तो लगेगा ही नहीं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, शहरी जो शहर की जमीन है, जो है उसके ऊपर हम खेती कर रहे हैं। लेकिन सर पता कैसे लगेगा कि ये एग्रीकल्चर जमीन है? तो इसके लिए सर आपको ही मालूम है, अगर हम खेती करते हैं तो हमें जे फॉर्म वगैरह या उसके कुछ कॉरस्पॉन्डिंग जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से मिलते हैं, तो पता चलता है। तो पिछले 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपने 2 साल इसको एग्रीकल्चर जमीन यूज किया हो, मतलब इसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ कल्टीवेशन की हो। फिर सर अगर आप इसको सेल कर देते हो तो क्या होगा? इसमें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें इस जो सेक्शन 54B है, आप इसको देखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हो। विद इन 2 ईयर कर सकते हो। जब ट्रांसफर हुआ आप न्यू लैंड परचेज कर लो तो आपका टैक्स रिलीफ आपको मिल जाएगी। और कंडीशन ये होता है कि जो आप न्यू लैंड परचेज करोगे इसको 3 साल के लिए आपको होल्ड करके रखना है। तो सेम कंडीशन सेक्शन 54B में थी, जिसकी कोरस्पॉन्डेंस सेक्शन 82 न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में है कि आपको 3 साल के लिए होल्ड करके रखना है। उसके बाद सेक्शन है सेक्शन 54D, उसकी कोरस्पॉन्डेंट सेक्शन है सेक्शन 84। सर ये सेक्शन कहती है कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नॉट टू बी चार्ज इन सर्टेन केसेस। तो सर क्या होता है कि अगर इंडस्ट्रियल लैंड है या बिल्डिंग है, वो कंपल्सरी एक्विजिशन में आ गई, कुछ रूल रेगुलेशन, क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स के रूल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। जैसे अभी हाईवे निकलने हैं तो आपको ही मालूम है कितने तरह का इंडिया पंजाब में जो अभी चल रहा है, प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है, चल रहा है। तो ऐसी कोई इंडस्ट्रियल लैंड है, बिल्डिंग है, आ जाए उसके बीच में, तो उसका कंपल्सरी एक्विजिशन होगा। तो इस केस में सर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो इस केस में आपको न्यू लैंड या बिल्डिंग परचेज करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर विद इन 3 ईयर, जिससे कि आप टैक्स रिलीफ आपको मिल जाएगी। या तो वो प्रैक्टिकल बात है, किसी की इंडस्ट्री है तो अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करेगा तो परचेज तो करेगा ही। दूसरा, इसमें भी कंडीशन यही है कि जो न्यू आप परचेज करोगे लैंड या बिल्डिंग, उसको आप 3 साल के लिए होल्ड करके रखना है, तब ये मिलेगी। अगर मान लीजिए मैंने सेक्शन 54, 54B और D की बात की,
इसमें सर मैंने कहा कि 3 साल के लिए होल्ड करके रखना है। मान लीजिए आप होल्ड नहीं करते, आप सेल कर देते हो, जिस साल हेल्प करते हो जो आपने बेनिफिट लिया है सर उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स दे देना, बस यही सेक्शन कहती। सर एक सेक्शन है 54। हाँ, जो सेक्शन 54D है वो पता कैसे चलेगा, जो इंडस्ट्रियल है इसमें भी सेम कंडीशन है, वो बिलोंग टू सेसी, मतलब पिछले 2 साल उसमें कोई ना कोई काम चल रहा हो इंडस्ट्री का, बिलोंग टू सेसी हो। तो पहले वाली जो 54 है उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ है, जो 54B है उसमें देखा जाता है एचयूएफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पर वर्ड असेसी है, ये एक ध्यान देने वाली बात है, वर्ड असेसी, इसमें हर तरह का असेसी कवर हो जाएगा। ऐसे ही सर एक सेक्शन है 54EC, उसकी कोरस्पॉन्डेंट सेक्शन है सेक्शन 85 न्यू इनकम टैक्स बिल में। फिर ये सेक्शन कहती है कि अगर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स हो जाता है जो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर होता है, तो इस केस में सर आप क्या कर सकते हो, 50 लाख तक की इन्वेस्ट कर सकते हो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, नहाई और जो रूरल इलेक्ट्रिशियन के बॉन्ड होते हैं। तो सर आपको मालूम है, आप सभी को मुझसे ज़्यादा पता है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट है 5 साल के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, कि 5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है 50 लाख तक की इसकी लिमिट है, इतनी कर सकते हैं। ये 5 लाख जो 5 साल है, इससे पहले जो ये 3 साल हुआ करता था। लेकिन जो सेक्शन 85 में जो चेंज आया है, यहाँ पर जो बॉन्ड है अभी नोटिफाइड नहीं है, तो इन्होंने लिख दिया है कि बॉन्ड ने टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद एक सेक्शन है सर 54F और उसके कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 86 न्यू इनकम टैक्स बिल में। ये कहती है कि अगर हम कुछ सर्टेन एसेट्स को सेल करते हैं, कुछ सेल नहीं करते, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर वर्ड यूज होता है कैपिटल गेन में, ट्रांसफर करते हैं और हमें किसी तरह का कैपिटल गेन होता है, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस में। सर इसमें कंफ्यूजन है, और मेरे एक अच्छे मित्र हैं जो सीए हैं, उन्होंने पूछा था कि उन्होंने भी जो बात पूछी थी मुझसे, उन्होंने कहा था कि यार यहाँ पर एक कैपिटल शब्द, कैपिटल एसेट वर्ड यूज किया, जैसे पहले क्लियर है कि आपने क्या बेचा, लैंड बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में तो सब कुछ आता है। अगर आप कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखो, इमूवेबल, मूवेबल, उसके बाद ज्वेलरी, ये एक कंप्लीट लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर जो वर्ड है कैपिटल एसेट है, और लॉन्ग टर्म नेचर का हो, ठीक है, और अदर देन रेजिडेंशियल हाउस सेल करने के बाद में, अब रेजिडेंशियल हाउस सेल नहीं किया, उसके अलावा आपको किसी तरह का कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म नेचर का हुआ है, तो सर इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि आप क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो वन रेजिडेंशियल हाउस में। लेकिन मैंने जितने केस लो पढ़े वो ये मेन जो इंसिस करते हैं, जो मेन बात पर फोकस करते हैं, वो कहते हैं सर कि जो कंडीशन ये है कि एक हाउस, जो एक रेजिडेंशियल हाउस में आपको इन्वेस्ट करना है, जो मेन बात है कैपिटल एसेट नहीं देखनी। मान लीजिए आपको शेयर आपने बेच दिए, ठीक है सर, शेयर बेच दिए आपने, शेयर बेचने के बाद 3-4 तरह के शेयर बेचे या 2-3 तरह की कैपिटल एसेट बेची, आपने गोल्ड भी बेचा, शेयर भी बेचा, आपको कैपिटल गेन हुआ, तो क्या आप इसका बेनिफिट ले सकते हो? अकॉर्डिंग टू मी ले सकते हैं। जो कंडीशन है ना सर, वो ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट एक जगह कर सकते हो। इसके केस लो है जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक हाउस प्रॉपर्टी में कर सकते हैं हम, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। इसमें भी सर जो टाइम है जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है वो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर देखनी है। वो कैसे देखना है? 1 साल पहले, 2 साल के बीच परचेस कर सकते हैं, और 3 साल में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 54 है, उसमें भी यही है, 1 साल पहले परचेस कर सकते हैं, 2 साल बाद में, और जो 54 में 3 साल है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। सर अभी इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 54G में, और सेक्शन इसकी कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन न्यू इनकम टैक्स बिल में 87 सेक्शन है सर, जो कहती है एग्जम्पशन मिलेगा अगर कुछ भी, एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया से हम अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर रहे हैं ना, तब देखेंगे कि कैपिटल कैसे रिलीफ मिलेगी। तो अर्बन एरिया से हम नॉन अर्बन एरिया में गए, कैपिटल गेन हुआ, वो चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 1 साल पहले अगर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है नॉन अर्बन एरिया में, उसका हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। 3 साल आफ्टर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर, या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मेनली इसमें जो वर्ड है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सर सेम सेक्शन है, इस तरह की सिमिलर सेक्शन है सेक्शन 54GA। 54GA जो सेक्शन है और सेक्शन 88 है, ये सर कहती है कि अगर हम अर्बन एरिया से SEZ में जा रहे हैं, तो वहां पर भी
हम अगर इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल एसेट्स है, इंडस्ट्रियल एसेट्स है, तो वहां पर हम 1 साल पहले अगर एसईजेड में इन्वेस्ट किया है तो उस अमाउंट का कैपिटल गेन को देखते हुए कंसिडर कर सकते हैं। और 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर अगर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद सर क्या होता है कि 54 GA में क्या था कि जो एसईजेड की डेफिनेशन है बीच में दी हुई है कि आप एसईजेड एक्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए, और नए बिल में क्या किया इन्होंने, वो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन वाला पार्ट होता है वहां पर उन्होंने डाल दिया। तो सेक्शन 88 में ऐसा कुछ नहीं है। तो सेक्शन सर अभी मैं क्या करता हूँ कि सेक्शन आगे हमारी है सेक्शन 54H और सेक्शन 88। ये सर एक ऐसी सेक्शन है जो कहती है कि अगर मान लीजिए आपको अमाउंट नहीं मिलती, टाइम पर अमाउंट नहीं मिलती, तो जो आपने टाइम पीरियड देखना है 54, 54B, 54D, 54EC, 54F में, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन 82, 83, 84, 85, 86 इसमें, तो कब देखना है। मान लीजिए आपको पेमेंट बाद में मिली, या पेमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको मिली नहीं, 1 महीने बाद मिली, 2 महीने बाद मिली, तो आपका तो टाइम पीरियड जो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव सेक्शन जो टाइम पीरियड आपको इन्वेस्ट करने का, वो तो आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम आपको इस सेक्शन में ये रिलीफ देते हैं कि जो आपने, अगर आपको पैसा बाद में मिलता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ अमाउंट रिसीव या कंपनसेशन रिसीव, हम देखेंगे आपने कब परचेज किया, कब इन्वेस्ट किया, कब डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट वाले पार्ट पे भी हम आएंगे, वो कैपिटल गेन जो अकाउंट स्कीम है उसके बारे में है सर। अभी सर ये एग्जम्पशन वाला पार्ट हो गया। अभी एक पॉइंट है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है। मान लीजिए प्रैक्टिकली में क्या किया, आपने कुछ बेचा, सेल किया, आपके पास अमाउंट आ गई, आपने कुछ इन्वेस्ट 1 साल पहले कर रखा था, उसका रिलीफ ले लोगे। तो आपके पास अभी अभी अमाउंट आई है, तो सर इसका क्या करेंगे, या क्योंकि अभी अभी आप इन्वेस्ट कर नहीं रहे, आप 1 महीने बाद कर रहे, ड्यू डेट आ गई, तो सर ये सेक्शन कहती है कि ड्यू डेट से पहले पहले कैपिटल गेन अकाउंट होता है, उसमें आप उसको आप ओपन करवाइए, उसमें आप अपना अमाउंट डाल दीजिए। जितनी आप उसमें अमाउंट डालोगे प्लस आपने उससे पहले जो बेनिफिट कोई है लिया है, इसको हम रिलीफ वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। फिर सर इसमें ये भी है कि इसमें से हम अमाउंट कब निकलवा सकते हैं, या तो आप जैसे जैसे इन्वेस्ट करते जाओगे आप अमाउंट निकालते जाओगे, या फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब हर सेक्शन में दिया हो 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे, जैसे 54, 54B, 54D, 54F इसमें दिया हुआ है, 3 साल एक्सपायर हो गए आपके, तो आप इस अमाउंट को निकालोगे, निकाल के इसके ऊपर टैक्स दोगे, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो आपने कमिटमेंट की थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन, जो रिस्पेक्टिव सेक्शन है, वो आपने नहीं की। सर इसमें एक पॉइंट होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया सर, तो बाद में उसकी डेथ हो जाती है, क्या उसके घर वाले उसका अमाउंट यूज कर सकते हैं? तो सर यूज कर सकते हैं। ये एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, सर्कुलर भी 1996 का है, सर्कुलर नंबर है 743 नंबर है ये 1996 का। ये कहता है कि लीगल हेयर है वो फ्रीली यूज कर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा अगर उस बंदे की डेथ होगी, बस इसके बाद जो कंप्लाइंस करनी है कैपिटल गेन की उसके बारे में नहीं बताया गया उसमें डिटेल में, लेकिन ये बताया गया है कि आप जो 743 सीबीडीटी का सर्कुलर है इसको कंसिडर करके अगर किसी बंदे के नाम, किसी के नाम कैपिटल गेन स्कीम में अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया तो उसकी डेथ हो जाती है, डिमाइज हो जाती है, उसके बाद उसके लीगल हेयर यूज कर सकता है सर। उसके बाद सर एक सेक्शन है 54 सेक्शन, जो हमने पहले बात की, इसके ऊपर सर एक केस लो डिस्कस कर लेते हैं। आईटीआईटी मुंबई का केस लो है, अनिल दत्तारा वर्सेस आईटीओ। इसमें सर क्या हुआ था, एक सिचुएशन थी कि रीडेवलपमेंट हुआ सर, वहां पर कोई प्रॉपर्टी होगी, रीडेवलपमेंट हुआ, तो उसको कहा कि भाई तू इस जगह को रीडेवलप करना है, तू ये हमें दे दे, हम तुझे एक अच्छी जगह दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, आईटीओ साहब ने, ये आईटीआईटी तक केस गया, उसमें एओ साहब जो थे, ऑनएबल एओ साहब, उन्होंने क्या किया, फेयर मार्केट वैल्यूज जो नए की फेयर मार्केट वैल्यू ली, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो न्यू फ्लैट की ली, और इंडेक्स कॉस्ट ली जो उसने दिया। मतलब एक पर्सन है, उसने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी दी, उसको नई प्रॉपर्टी मिली, तो नई प्रॉपर्टी की उन्होंने क्या किया, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले ली। तो पुरानी प्रॉपर्टी की इंडेक्स्ड वैल्यू ले ली सर, इंडेक्स्ड कॉस्ट ले ली, उसको माइनस करके जो फिगर निकली उसको 56 जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसकी सब सेक्शन 2 है क्लोज 10 में, उसको कंसीडर कर दिया अदर सोर्स में, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ गया। ये केस गया आईटीएटी तक सर, आईटीएटी में केस गया। तो सिंपल सी बात थी, सेक्शन 54 कहता है कि अगर आप कुछ भी इतने टाइम में परचेस कर लेते हो
तो आपको टैक्स नहीं देना कैपिटल गेन में उस कंडीशंस को कंप्लीट करते हुए। तो ये तो वही बात थी ना कि अगर आपको क्या हुआ, आपने एक्सचेंज किया, यहाँ पर सेल तो हुआ नहीं, एक्सचेंज हुआ, तो वहां पर कैपिटल गेन एसेट जो कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ गया, प्रॉपर्टी थी तो कैपिटल एसेट थी, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन निकला। तो कैपिटल गेन निकला तो सेक्शन 54 को कंसीडर करना रह गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जे जिसके ऊपर जो टैक्स निकला था, कुछ भी निकला था, जो कि सेट असाइड कर दिया गया, और जो एओ का ऑर्डर था वो डिसमिस कर दिया गया वहीं पर। उसके बाद सर हम एक सेक्शन है सेक्शन 55, इसकी कोरस्पोंडेंस सेक्शन है सर, वो सेक्शन है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में, उस सेक्शन 55 है 1961 का। इसमें कहा गया है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको मालूम है कि कुछ टाइम 2-3 साल पहले जो फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आए थे, तो 1 अप्रैल 2001 आफ्टर ऑन और आफ्टर उन्होंने जो बताया था कि उससे पहले अगर आपने कुछ परचेज किया है 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो हम देखेंगे कि 1 अप्रैल 2001 में उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से आप आपकी ऑप्शन आप कंसीडर कर लो। कंडीशन ये थी कि फेयर मार्केट जो वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सर जो गुडविल होती है ना, मेन था कि इंटेंजिबल एसेट्स अगर आप परचेज करते हो तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किसी तरह की होगी, या गुडविल को हम मेनली बात करते हैं गुडविल को लेकर। गुडविल अगर आप परचेज करोगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी होगी, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अभी तो गुडविल के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता था वो भी नहीं लगेगा, वो उसको भी निकाल दिया। तो सेक्शन 32 में अभी मुझे लगता है साल पहले अमेंडमेंट आई थी, गुडविल के ऊपर किसी तरह का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा सर। उसके बाद गुडविल अगर आप परचेज करते हो तो सर उसकी वैल्यू होगी परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। अगर प्रीवियस ओनर ने गुडविल परचेज की है तो प्रीवियस ओनर ने जिस अमाउंट पर परचेज की थी उसकी हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसका जितना भी डेप्रिसिएशन जब तक अलाउड था लेस कर देंगे, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें कब की लेनी है, 1 अप्रैल 2001 से बाद जितनी भी हमने कैपिटल एसेट में किसी तरह की इंप्रूवमेंट लिया वो कंसीडर करेंगे, इससे पहले की हमें नहीं करनी सर। इसमें सर एक सब क्लॉज 2 है, उसको भी सर निकाल दिया गया है 55 में, और 90 में इसको नहीं, मतलब जो सेक्शन 55 है इसमें एक सब सेक्शन है 2, उसकी क्लोज ए भी है, उसको मिट कर दिया गया है क्योंकि ये भी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उसके कॉर्पोरेटाइजेशन म्यूचुअलाइजेशन से लिंक रखता था, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से निकाल दिया गया है। और सेक्शन जो 90 न्यू इनकम टैक्स बिल में उसमें ये नहीं है। तो इसको निकालने के बाद जो मैं सब सेक्शन 2 और क्लोज ए भी बता रहा हूँ, इसको निकालने के बाद बाकी जो मैंने बताया एज इट इज सेक्शन 90 में इनकम टैक्स बिल में है सर। उसके बाद सर लास्ट जो सेक्शन के ऊपर हम बात करते हैं सेक्शन 55A है, 91 सेक्शन है, कोरस्पोंडेंट सेक्शन है 91, जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में है सर। सर इसमें क्या है कि वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस कब दी जाएगी, इसमें 2-4 पॉइंट है सर कि अगर एओ को डाउट होगा तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस देगा और वैल्यूएशन करवाएगा। दूसरा क्या है कि सर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द एसेट एंड द रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस देखेगा और वो क्या करेगा, वैल्यूएशन करवाएगा सर वैल्यूएशन ऑफिसर से। सर अभी क्या था, इस सेक्शन में वेल्थ टैक्स की रेफरेंस दी हुई थी कुछ कुछ पॉइंट के ऊपर, अभी वेल्थ टैक्स तो है ही नहीं, तो इसकी जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है इसमें उसको भी सेक्शन 2 जो है न्यू इनकम टैक्स बिल में उसमें डेफिनेशंस हैं कि वैल्यूएशन ऑफिसर किसको कहेंगे, तो वो सेक्शन 2 क्लोज 110 में डाल दिया है, तो वहां शिफ्ट हो गया सर। तो सर अभी हम आ जाते हैं टैक्सेशन पार्ट। तो टैक्सेशन पार्ट में आप सभी को मालूम है 202 जो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 आया था, ड्रास्टिकल चेंज हुआ था सर, इंडेक्सेशन खत्म कर दी। हम तो मंजुला जे शाह वाला जो केस लो था बम्बई हाई कोर्ट का वो याद करते रह गए, इंटर में भी और फाइनल में भी, कि ये इंडेक्सेशन लगानी है और पुराने बंदे की इंडेक्सेशन लेनी है नहीं, उस अकॉर्डिंग हम केस लो के अकॉर्डिंग लगाते थे और इजी कर दिया। 20% पहले टैक्स था, तो अभी जो सेक्शन 112 है वहां पर 12.50% मतलब 12.5% टैक्स विदाउट एनी टैक्सेशन कर दिया। 20% विद इन टैक्सेशन है, वो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास है जो ऑप्शन है। उसके लिए भी सेल की जो कंडीशन है बेचनी है और आपको जहाँ बेनिफिट होगा 12.5 में या 20% में, वो आप अपना देखो कैलकुलेट कीजिए केस टू केस, तो वहां पर हम कर सकते हैं सर।
तो ये टैक्सेशन पार्ट है सर। लेकिन ये ड्रास्टिकल चेंज हुआ था सर क्योंकि विदाउट इंडेक्सेशन किसी के लिए टैक्स देना कैपिटल गेन में, और एक सीए के लिए भी ये किसी को बताना, अगर कोई एसएससी आ जाए उसे बताएंगे सर आपका इतना टैक्स बनता है, फीस से ज्यादा तो टैक्स बन जाता है, तो टैक्स में ही हमारी फीस कंसीडर कर लेता है कि हमने तो आपको इतना पैसा दे दिया। और हाँ, होता भी है हमारे साथ। अभी बाकी लोग कैसे बात करते हैं अभी ये कह नहीं सकते, लेकिन लोगों के साथ होता है सर। उसके बाद सर एक सेक्शन है 112A, जो कि इसकी कोरस्पोंडेंस सेक्शन है 198। जो मैंने पहले 112 सेक्शन बताई, इसकी कोरस्पोंडेंस सेक्शन है न्यू बिल में 197। अभी ये सेक्शन क्या कहती है, पहले इसमें था कि 1 लाख तक टैक्स नहीं देना और 10% इसके ऊपर टैक्सेशन रेट था। अभी 1,25,000 की लिमिट कर दी है, तो एज इट इज है। और 12.5% इसके इसमें टैक्स है। तो एसटीडी पेड वाले थे जिसमें इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जीरो रेटेड वाले बॉन्ड हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो ये सब है सर। उसके बाद सर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था सिक्योरिटीज पर, उसके ऊपर जो टैक्स रेट है 11A में, इसकी कोरस्पोंडेंस सेक्शन है 196, उसके ऊपर 15 था 20 कर दिया, तो 20 ही एज इट इज कंटिन्यू रहेगा सर। तो आई होप कि, मुझे लगता है कि मैंने डेफिनेशन से लेकर कैपिटल गेन के चैप्टर को लेकर और उसके टैक्सेशन पार्ट तक मैंने सब सम अप कर दिया। तो नाउ आई हैंड ओवर माइक टू सीए हितेश गोयल जी एंड सीए इशिता बंसल जी। Thank you so much, sir, for your invaluable insights and enlightening us on this topic. Anyone थैंक who यू वेरी has any मच। queries, please feel free to ask. Any member can unmute himself or herself and raise his query. In the meantime, I request Ishita Bansal to please go through the chat box. If there is any query, ask our worthy speaker. So, Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello, sir. CA Ramneek this side. Sir, I have a query regarding section 54, जो हमारी न्यू प्रोविजन आई है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल 12.5 और 20%। अगर मेरा 20% में कैपिटल गेन्स कम बन रहा है, तो वेदर आई एम सपोज टू डिपॉजिट इन 54 20% वाला कैपिटल गेन, या फिर 12.5 के को कैलकुलेशन विद इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन? मैम ऐसे नहीं है, पे आप देखिए, आपको ये देखना है कि आपके लिए पहले तो आपने कैलकुलेट करना है कि आपको विद हाँ जी। इंडेक्सेशन अच्छा लगता है कि विदाउट इंडेक्सेशन अच्छा अच्छा लग रहा है। ओके आपको जो अच्छा ओके लगे, जहां पर आपको रिलीफ हो, बस वहां से आपको फिर 54 स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 12.5 भी देखना है और 20% वाला देखना है, ऐसा नहीं है। अगर आप 12.5 देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन निकाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। अगर 20% वाला है तो उसके अकॉर्डिंग करना है मैम। यू मीन टू से अगर मेरा 12.5 में 100 रुपए का टैक्स कैपिटल गेन है और 20% में 80 रुपए का कैपिटल गेन है, तो आई कैन इन्वेस्ट 80 एज इन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। हाँ मैम, आप 80 करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। sir, एक Ishita ji? question है. हाँ, chat box में What queries are हम the पूछ लीजिए. basic differences between old act and new bill? In short brief में हाँ जो सर, main इस शो differences. हाँ, मैं इसके ऊपर आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सर देखिए, जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 है, और पुराना जो हमारा 1961 है सर, तो सर देर इज ए नो डिफरेंस अनलेस आउटडेटेड सेक्शंस, एक्सप्लेनेशंस एंड एक्स्ट्रा। सर क्या है कि कुछ आउटडेटेड थे, मैं जैसे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ सेक्शंस है, आप 2 पेज पढ़ लो, जो कि आप इनकम टैक्स का मैनुअल परचेज करोगे 1961 का, आप 2-3 पेज पढ़ लेते हो, तो लास्ट में लिखा होता है नॉट इफेक्टिव फ्रॉम ये असेसमेंट ईयर। और आप तो कहते हैं आपने तो मेहनत कर ली, 2-3 पेज पढ़ लिए, अभी तो ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो ऐसे सेक्शंस इन्होंने खत्म कर दिए हैं। हाँ और हाँ कुछ ऐसे सेक्शंस थे आज जो भी अभी ऐसे के अभी ऑपरेशन में नहीं पूरे थे, पूरे कर तो गए ऐसे सेक्शन भी इन्होंने खत्म कर दिए हैं। तो इन हफ्ते शॉर्ट तक मैं यही कहूंगा, ये इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यंग चार्टर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको जो भी न्यू इनकम टैक्स बिल मिला है, अभी लिटिगेशन वाला पार्ट तो देखिए एज इट इज कंटिन्यू है। इनकम टैक्स जो मैंने कैपिटल हेड की गो थ्रू किया, इसको पढ़ा, तो इसमें एज इट इज चेंजेस नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। जो आउटडेटेड है बस उसको निकाला है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो आउटडेटेड है, निकालने के बाद जो सेक्शन, जो मटेरियल आपके पास आया है, अगर हम उसको पढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की जो प्रैक्टिस होगी चार्टर्स के लिए, उसमें ग्रो कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर। कोई और क्वेरी है इशिता मैम इसमें, चैट बॉक्स में? सर एनी अदर क्वेरी? हाँ जी, व्हाट प्रहलाद हैपेंस। सर। हाँ जी हाँ प्रहलाद जी। जी हाँ जी, हाँ प्रहलाद जी जी, एक सर। मैं ग्रैंडफादरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर जरूर सर। ग्रैंडफादरिंग में ये कहा गया है कि यदि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी की है, वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी सब्जेक्ट टू द सेल वैल्यू जिसपे आप बेचते हाँ हो। सर, वो सेक्शन 55 में उसकी कैलकुलेशन दी हुई है। और उसमें बताया गया है कि अगर शेयर में आप जाते हो तो उसमें उन्होंने कंप्लीटली बताया हुआ है। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दूंगा। आप बताना आपको पॉइंट क्या है, कि कैलकुलेट क्या करना चाहते हो आप, क्योंकि मेरा इसमें मेरा पॉइंट फॉर्मूला सिर्फ, दिया हुआ है। नहीं नहीं सर, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मेरे पास दो शेयर्स है, मान लीजिए शेयर ए और शेयर बी। हाँ जी, दोनों की पर शेयर मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। ठीक दोनों है की सर। फेयर मार्केट वैल्यू दोनों की फेयर मार्केट हम्म, वैल्यू 31 जनवरी को 150 रुपया है। लेकिन मैं ठीक है एक सर। शेयर 200 रुपये का बेचता हूँ, एक शेयर 125 रुपये का बेचता हूँ। जो मैं हाँ जी, 200 रुपये का शेयर बेचता हूँ उस पर मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 200 रुपये की सेल वैल्यू ठीक है और सर। 150 रुपये की मेरी फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक और है जो सर। मैंने 125 रुपये का बेचा उसमें मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, क्योंकि वो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, कॉस्ट से ज्यादा है। हम्म। यहां तक मैं ठीक हूं सर? हाँ, यहाँ तक सर आप ठीक हैं। तो इन टोटल तो मेरा जो मैं भी प्रॉफिट हो, निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ सर, बताइए बताइए, आप सर बताइए। तो इन टोटल मेरा जो प्रॉफिट होता है वो 50 रुपये हुआ। ठीक है सर। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मेरे पास शेयर ए और बी था। ठीक है सर। मेरे पास शेयर ए और बी था। यदि मेरे पास शेयर ए ही हो और मैं उनको दो डिफरेंट ठीक है डेट पे सर। बेचूं, ठीक है सर। दो डिफरेंट डेट पे बेचूं, तो ईच हम्म। डेट का मैं प्रॉफिट लॉस अलग अलग निकालूंगा या दोनों का इकट्ठा मिला के पूरे फाइनेंशियल ईयर का निकालूंगा? दोनों हाँ में सर, फर्क आ वही है जाए। उसके। हाँ वो सर क्या है, उसको आपने जो पहले बताया वो एक सेम डेट वाला बताया, बाद में आपने कहा डिफरेंट डेट में बेचे, शेयर ये है। नहीं नहीं, तो सर पहले मैंने सेक्शन बताया, नहीं 4। नहीं सर नहीं नहीं सर, करेक्ट कर दूंगा। पहले केस में मेरे शेयर ही डिफरेंट थे। हाँ, शेयर डिफरेंट थे। अभी दूसरे मान लीजिए केस में आपका मेरे, कोई शेयर है, शेयर ए है मान लीजिए। जी, अभी आप एक उसमें से एक को 20 को बेच रहे हो, एक को 22 में बेच रहे हो। तो सर उसकी जो कैलकुलेशन है ना सर, फीफो बेसिस पर करनी है सर। अलग अलग कैलकुलेशन करनी है सर। जो आपने 20 तारीख को बेचे उसकी अलग से कैलकुलेशन करनी है। चाहे वो शेयर ए है और उसका ही पार्ट कुछ होगा, वो आपने 25 को बेचा तो उसकी अलग कैलकुलेशन करनी है सर। तो ये हम टोटल फाइनेंशियली रिवाइज नहीं दे सकते? मेरी टोटल मैंने जो नहीं सामने नहीं सर, बेचा। क्यों नहीं सर, सेक्शन 45 में क्लियर बताया हुआ है कि अगर सिक्योरिटीज के केस में आप निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसका जो वैल्यू जो भी कुछ निकालोगे वो फीफो बेसिस पर निकालोगे सर आप। मैं आपको बता देता हूँ उसकी जो सेक्शन 45 है उसमें ये कहाँ पर बताया हुआ है। नहीं नहीं साहब, मैंने फीफो वाइज भी कॉस्ट निकाल ली। फीफो वाइज भी हम्म। कॉस्ट निकाल के मैंने उसको एग्रीगेट कर लिया। ठीक है सर। एग्रीगेट करके मैंने पूरे साल की सेल वैल्यू देखी, उसको एग्रीगेट कर लिया। उन सर दोनों नहीं, का ऐसे डिफरेंस, नहीं होगा सर, अलग अलग ही कैलकुलेशन होगी सर। ये कहीं क्लैरिफाई है सर ये? कोई बात, आप आप मैं आप आप ना आप मुझे आप ऐसे करना, आप मुझे वो अपना जो क्वेरी है वो व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस के साथ आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, रिवर्ट बैक। आपका व्हाट्सएप नंबर मेंशन करेंगे प्लीज सर? हाँ हाँ, मैं यहाँ पर चैट में कर देता हूँ सर। ठीक सर है सर, थैंक यू। ठीक है। इशिता जी, एक और क्वेरी है चैट बॉक्स में। हाँ जी हाँ जी। What happens when capital gain is arised in one financial year and हम अमाउंट एक ही पूरी अमाउंट पे कर देते हैं बिल्डर को फॉर न्यू फ्लैट, बट सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, then whether we need to deposit amount in capital gain account or can we claim exemption on the basis of amount paid to the builder? व्हाट हैपन व्हेन कैपिटल गेन इज अराइजिंग? शैलेश जी, आप अनम्यूट करके खुद ही पूछ लीजिए। शैलेश अग्रवाल जी। शैलेश जी, आप अनम्यूट कर, ओके ओके, नो फैसिलिटी माइक, ओके। सर इस केस में ना इनको डिपॉजिट कराना पड़ेगा रिलीफ लेने के लिए। इनकी मैं बात समझ गया।
ये कह रहे हैं कि हमने प्लॉट बेच दिया और आगे प्लॉट खरीदना है और उसकी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो इनको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट करानी पड़ेगी अमाउंट उसका रिलीफ लेने के लिए सेक्शन 54 में। ठीक है सर, आप मेरा चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर देना, कहाँ ये टाइप हो रहा है कुछ। आप पहला करो, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, मेरे पास है हाँ हाँ, नंबर, नहीं मैं कर रहा हूँ, होगा। चलिए ठीक है। सर वाइंड अप करें अभी सेशन को? हाँ जी, हाँ, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, सभी मेंबर के क्वेश्चन आपने आंसर दिए। ईशिता जी आप कंक्लूड करिए प्लीज। थैंक यू। Thank you so much, CA Prahlad, for your insightful Thank you very deliberation. much, ma'am. Our next session is on Friday और उसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही रेलिवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। सो वेबिनार की डिटेल्स सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएंगी, सो प्लीज़ डू ज्वाइन इट। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग में होगा सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रहलाद जी। Thank you very much, sir. Thank Thank you you to so all. much. Thanks to Prahlad ji for I will sparing attend his the time. non-corporate entity, sir. Sorry, I will attend the next session, sir. the next That is session will be on Friday. Next session will be on Friday, 11:30 a.m. on financial statement for non-corporate entities. Thank you, sir. Thank you. Speaker will be CA Rajesh Kumar Jain ji. ठीक है सर, थैंक यू। Same platform पे होगा virtual. ठीक है, ठीक है। ठीक है sir, thank you very much to speaker of the day for deliberating on the very good Thank- topic, and Thank thank you to all you the so much to all give the- opportunity, sir. Thank you Prahlad ji, or thank you to all attendees who spare their time for attending this webinar. Thank you Ishita ji also for moderating this session. Thank you very much.